हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ है अरविंद बिश्नोई जी। ये राजस्थान के जालोर ज़िले के सांचौर कस्बे से आते हैं और इन्होंने पूरे भारत में 54th रैंक 54वीं रैंक हासिल की है पूरे भारत में भूगोल विषय में यूजीसी नेट परीक्षा में। जो जून में परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूरे भारत में 54वां स्थान प्राप्त किया है, 54th स्थान प्राप्त किया है। इनको बहुत बहुत बधाई। और ये मेरे छात्र भी रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में। इन्होंने टोटल 110 सवाल सही किए 150 में से, और उसमें से भूगोल विषय में 80 सवाल सही किए, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं। 100 में से 80 सवाल करना बहुत ही मतलब उम्दा किस्म का प्रदर्शन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनसे, थोड़ा सा इनका परिचय जानेंगे, साथ ही साथ जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, इन्होंने अपनी 12वीं बीए एमए कहाँ से की है हम जानेंगे, ताकि हमें इनके परिवेश का पता चल सके। तो अरविंद जी, आपको कैसा लग रहा है और अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। सर बहुत अच्छा लग रहा है और आपको थैंक यू, मुझे विचार साझा करने का मौका दिया। मेरा नाम अरविंद है और मैंने अपना ग्रेजुएशन परिष्कार कॉलेज जयपुर से किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के डिपार्टमेंट जियोग्राफी से किया है। और उसके बाद 2 अटैम्प्ट दिए, उस दौरान उसमें नेट क्लियर नहीं हुआ और तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें कि मैंने 220 अंक के साथ नेट स्कोर क्लियर किया। तो आपने पिछला जब अटेम्प्ट दिया था तो आपके 140 मार्क्स ही आए थे, यानी कि 70 क्वेश्चन सही किए थे, और इस बार आपने 110 क्वेश्चन सही किए, सीधे 40 सवालों का इतना बड़ा जंप। तो इस यात्रा में मतलब आपने मतलब किस प्रकार ये परिवर्तन हुआ, इसके बारे में बताएं। सर 2 अटैम्प्ट दिए थे, उस दौरान मैंने PYQ नहीं किए थे, मैंने ओनली किताबें पढ़ी थी, जैसे कि भौगोलिक चिंतन, माजिद हुसैन, सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल की बुक और SD मौर्य की अधिवास भूगोल। लेकिन जब 2 अटैम्प्ट दिए तब हुआ नहीं, तो फाइनली मुझे आपकी यूट्यूब पर PYQ सीरीज दिखाई दी, तो उसको मैंने पहले पूरा देखा और उसके बाद आपने जनवरी में जैसे ही बैच शुरू किया तो मैंने उस बैच में एनरोल किया और उसके बाद कंटिन्यू मैंने 4-5 महीने लगातार तैयारी की और उसके बाद फाइनली परिणाम से। तो वैसे तो मैंने PYQ सीरीज में उसमें 2000 क्वेश्चंस करवाए थे और उससे पूरे भारत से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े मेरे। राजस्थान से लेके असम तक, यानी नॉर्थ ईस्ट तक जुड़े स्टूडेंट, और जम्मू कश्मीर से लेके कर्नाटका तक भी मेरे स्टूडेंट जुड़े। तो PYQ सीरीज तो मैंने कुछ मतलब अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की, सेलेक्टिव सवाल देने की कोशिश की, साथ ही आपने बैच में भी मेरे पढ़ाई की थी। हाँ, तो इस तैयारी में ये होता है कि मेहनत से ज़्यादा दिशा ज़रूरी है, अपन किस दिशा में मेहनत करें। पहले भी जैसा कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी, 2 बार 3 बार 4 बार तक पढ़ी थी, लेकिन जब फाइनली परिणाम सामने नहीं आ रहा था तो कुछ अलग करने की सोची। वैसे ही सर की यूट्यूब पे सीरीज चालू हुई दीपावली के बाद, जब वापस पढ़ाई स्टार्ट की तो जैसे जैसे कि वो PYQ सीरीज करता गया वैसे वैसे कॉन्फिडेंस अंदर आता गया। जैसे कि किताबें नॉर्मली लिखी होती है हार्ड लैंग्वेज में, सर ने उसको सिंप्लीफाई करके हम तक पहुंचाया, जिससे कि उसको याद करने में आसानी रही और उसका बार बार रिवीजन करते गए, वैसे वैसे वो चीज़ स्थायी होती गई। तो आपने अपनी दिनचर्या क्या फॉलो की? तो दिनचर्या के लिए घंटे मायने नहीं रखते, इसके लिए मैंने टारगेट बनाए अलग अलग यूनिट के, कि ये यूनिट 7 दिन में करनी, ये यूनिट 5 दिन में करनी है, इस यूनिट को 15 दिन लगेंगे। तो जैसे जो यूनिट मेरी कमज़ोर थी उनको टाइम ज़्यादा दिया और जो यूनिट स्ट्रांग थी उनको लास्ट टाइम में अच्छे से रिवाइज किया। एग्जाम से पहले आपने रिवीजन किस प्रकार किया? कुछ लोग, जैसे मैं जब मेरा रिवीजन करता था तो हल्के से शॉर्ट नोट्स बनाता था, वो कुछ ही पन्नों में मतलब मेरे घंटे 2 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाता था। तो आपने मतलब लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे किया? क्योंकि अंतिम समय में हमें हड़बड़ाहट होती है, हमारा एग्जाम का डर, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो डर तो स्वाभाविक होता है। तो रिवीजन आपने कैसे किया? जैसे जैसे आपकी क्लासें होती थी वैसे वैसे मैं उसके साथ जो भी आप PPT अपलोड करते थे उसमें से शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे थे। हमारी तैयारी में ये मायने नहीं रखता कि अपन पढ़ते कितना, लास्ट में अपन रिवीजन कितना करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उसमें मैंने एग्ज़ाम से पहले 2 बार कम से कम पूरे सिलेबस का रिवाइज किया था। इसके साथ ही कुछ लोग तैयारी भी बढ़िया करते हैं, रिवीजन भी बढ़िया करते हैं, पर वो एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आपने उन 3 घंटों के दौरान जो आपका अनुभव रहा कि भाई ऐसे करते हैं तो ये इतने मतलब हम सवाल सही कर सकते हैं, तो आपने किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट किया?
सर टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले आपका सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ते हो तो सिंपली सी बात है कि पहले सब्जेक्ट का पेपर करना होता है। 2 अटेम्प्ट पिछले में मैंने हर बार फर्स्ट पेपर किया था जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता है और अपन को लगता है कि पीछे 100 क्वेश्चन बाकी है। तो इस बार मैंने सेकंड पेपर से ही स्टार्ट की और जैसे-जैसे क्वेश्चन करता गया वैसे-वैसे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता गया कि हाँ ठीक है, अच्छा होगा। और फिर लास्ट में ये 100 क्वेश्चन 100 मिनट में कर दिए थे और पीछे 80 मिनट का लगभग मेरे पास टाइम था। तो डीआई में 10 से 15 मिनट डीआई में लगे और बाकी 45 क्वेश्चन कर। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक तो जैसे अप्रोच भी देखो, आप पीवाईक्यू करते हैं, जैसे कुछ लोग पीवाईक्यू करते हैं बहुत सालों के करते हैं, मुझे पता है। पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सॉल्व करने की रणनीति थी, जैसे मैंने जो सीरीज निकाली वो थोड़ा सा गेम चेंजिंग थी। मतलब पीवाईक्यू करने की अप्रोच मेरी अलग थी। तो उसको देखने के बाद पीवाईक्यू को आपने किस तरीके से देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को? सर पीवाई को क्या होता है कि कई बार अपन सीधा उत्तर पे जाते हैं, उत्तर तो देखना ही है हमें उस क्वेश्चन का, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है जिससे कि ऑप्शन में से नए क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ये तरीका। तो मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर देखना, ये सवाल क्यों पूछा गया है, कहाँ से आया है, इसके बाकी ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, क्या ये भी कोई, इन्होंने भी कोई थ्योरी दी है, तो ये आसपास का इसका, क्योंकि सवाल का जो उत्तर है कभी उत्तर वापस सवाल बन जाएगा, दूसरे ऑप्शन से बन जाएगा। तो पीवाईक्यू केवल वैसे नहीं है कि इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये। इसको आप जो ऑब्जेक्टिव सवाल को भी सब्जेक्टिव तरीके से सोच के करना है ताकि हर चीज आपकी हाँ। मजबूत हो सके। इसके अलावा आप भी एक पिछड़े इलाके से आते हैं, जालोर जिला वैसे ही साक्षरता में बहुत ही पिछड़ा है, राजस्थान में भी बहुत ही पिछड़ा है। तो आपने वहाँ से भी, मतलब आप निकले हो और फिर आप जयपुर वगैरह में भी गए हो, तो आप क्या चैलेंजेस वगैरह देखते हो कि भाई जो ग्रामीण इलाकों में ये क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि ऑडियंस में बहुत सारे जो ग्रामीण छात्र भी है उन्हें बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो क्या मतलब चैलेंजेस आते हैं कि भाई, और जो शहरी और जो ग्रामीण परिवेश वालों में? सर पहले ये होता है कि एक तो हम गांव से पहला पहला बंदा कोई इस फील्ड में जाता है तो उसमें गाइडेंस का अभाव रहता है। ना तो उसको अच्छी कॉलेज के बारे में पता होता है, ना उसको आगे कैसे तैयारी करनी है। हमारे गांव में नॉर्मली ये होता है कि 12th करते ही लोग प्राइवेट बीए करते हैं, प्राइवेट एमए करते हैं और बीएड करके फिर सरकारी नौकरी में जुट जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज रहता है कि हमें अच्छी कॉलेज का चयन करना रहता है और उसके बाद बाहर रहना, वहाँ के माहौल में ढलना और अच्छे फ्रेंड्स बनाना और बाकी घर वालों का इमोशनल सपोर्ट तो रहता ही है जब आप बाहर जाते हो तो। इसके अलावा आपने बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं समझता कि जैसे इन्होंने मेरा बैच लिया तो वो एक मेंटरशिप बैच था, मैं गाइडेंस, मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, कम से कम लगभग 200 बुक्स जियोग्राफी की मैंने, मतलब पूरी नहीं पढ़ी है, जो ज़रूरत होता है उसमें से वो ही मैं पढ़ता हूँ। तो बुक्स का बहुत ज़्यादा मेरे, मतलब मेरी तैयारी में भी बहुत योगदान था। हालांकि हो सकता है कि आपने पहले बुक्स पढ़ी हो और उनका स्कोर नहीं हो रहा हो, क्योंकि वो एक वे में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस है हाँ। उसमें, जैसे एग्रीकल्चर जियोग्राफी तो बड़ी बुक है, पर एग्रीकल्चर जियोग्राफी के जो पॉइंट दिए हुए हैं वो लिमिटेड है, वो कम से कम 50 पेज में ही हो जाते हैं वो जो पॉइंट है। तो बुक्स का भी क्या योगदान रहा, कौन कौन सी और जैसे बुक्स पढ़ी? फिजिकल जियोग्राफी में आप जैसे सविंदर सिंह बताया, तो बाकी जैसे ह्यूमन जियोग्राफी में, प्रैक्टिकल जियोग्राफी में और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, ताकि जो नए बच्चे हैं किताबों की तरफ भी बढ़े? केवल ये जो नोट्स कल्चर है, मैं नहीं चाहता कि केवल ये नोट्स कल्चर पे उस पे जाए। जैसे आप, मैं पढ़ाता था तो आप शॉर्ट नोट्स खुद के बनाते थे, हाँ। दूसरों के नोट्स पे नहीं डिपेंड होके खुद के बनाए, क्योंकि आपने किताबें भी पढ़ी, थोड़ा वो नॉलेज है, हाँ। थोड़ा मेरे बैच का नॉलेज है, थोड़ा अतिरिक्त हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, ये सब मिला के हम करते हैं तो शायद फायदे में रहते हैं। तो आपने और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों रेगुलर हुए थे तो मैंने वहाँ परिष्कार कॉलेज में सजेस्ट की थी बुक, राजस्थान भूगोल की, भौतिक भूगोल की सविंदर सिंह सजेस्ट की थी तो वो पूरी पढ़ी थी। उसके बाद मानव भूगोल और संसाधन भूगोल में एस टी कौशिक सर की पढ़ी थी। और फिर भारत के भूगोल में डी आर खुल्लर पढ़ी थी। और उसके बाद जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो यहाँ पे सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं और मानव भूगोल के कई डिवाइडेशन हो जाते हैं। तो हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे कि अधिवास भूगोल की एस टी मौर्य पढ़ी एस थी टी आपने? मौर्य पढ़ी थी, भौगोलिक चिंतन की माजिद हुसैन पढ़ी थी। और
प्रायोगिक भूगोल की? प्रायोगिक भूगोल की RN मिश्रा और थोड़े बहुत चैप्टर JP शर्मा से देखे थे। और भारत भूगोल की? भारत की DR खुल्लर सर की बुक पढ़ी थी। तो देखो, इन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक किताबें पढ़ी है, मानक किताबें पढ़ी। मैं भी सजेस्ट करता हूँ, थोड़े पैसे तो आपके लगेंगे, पर किताबें आपको, अगर पैसे से आपको अच्छे मित्र मिल रहे हैं, किताबें सबसे अच्छी मित्र होती है। पैसों से आपको मित्र मिल रहे हैं ना, तो इससे बड़ा कोई निवेश नहीं है। तो किताबों में जरूर निवेश करें, अच्छे मतलब ज्ञान में आप निवेश करें। तो इन्होंने मतलब वो फाउंडेशन नहीं होता तो मैं भी कोई ऐसे कि भाई JRF नहीं करवा पाता। अच्छा स्टूडेंट मतलब कुछ तो नींव होनी चाहिए। आपने मतलब ग्रेजुएशन भी रेगुलर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। हालांकि कुछ लोग हैं वो प्राइवेट भी करते हैं, जिनकी ललक होती है वो JRF निकालते हैं। अभी हमारे ही क्षेत्र के एक जोधपुर की आकांक्षा जी चौधरी है, उन्होंने वर्धमान कोटा से उन्होंने MA किया, साथ में BEd कर रही है। तो अभी मैसेज आया था कि सर मैंने आपकी सीरीज यूट्यूब से देख के मैंने JRF निकाला। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ललक होती है, जो यूट्यूब के रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं। क्या पाते हो कि मतलब जो ये YouTube अथाह भंडार है, उसमें से काम की सामग्री कैसे मतलब हम छांटें, मतलब ये स्टूडेंट कैसे निर्णय ले? क्योंकि एक पब्लिसिटी, होर्डिंग्स, विज्ञापन कल्चर, और अभी तो लोक लुभावनापन भी ऐसे मतलब आपको पैसे देने का, इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो मतलब स्टूडेंट कैसे तय करे कि भाई हमें कहाँ जाना है? मतलब सर इस यूट्यूब में बहुत सारे सर है जो कि जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये देखना हो कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, और फिर ये देखना है कि आप तैयारी कर रहे हो उस वही कंटेंट वो सर पढ़ा रहे हैं या नहीं। अगर वही पढ़ा रहे हैं तो फिर आप उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, अगर आपको पसंद आए तो फिर कंटिन्यू कर। हाँ, एक सवाल से कुछ लोग हैं वो चूक जाते हैं। आप भी जैसे पिछली बार नेट नहीं हुआ तो निराशा होती है हमारे के, नेट ही नहीं हो रहा, लड़कों का JRF हो रहा है। तो उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे भी इस मनोस्थिति से हम किस प्रकार JRF की तरफ बढ़ें? सर इससे ये होता है कि हमको सबसे पहले हमारी कमी क्या रही है वो चीज़ देखनी होती है कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, हमने पिछला अटेम्प्ट कैसे किया था, वहाँ हमको एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से चैलेंजेस आए थे, उन सब का एनालिसिस करके हमको आगे की रणनीति बनानी है। और बाकी की सोशल प्रेशर तो सबके ऊपर होता ही है, तो उसका इतना ध्यान नहीं रखना, क्योंकि जब परिवार से बातें करो आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। और क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग मतलब जुड़े हैं कि भाई किस प्रकार हम जियोग्राफी को मजबूत बनाएंगे? क्योंकि अभी कट ऑफ कम तो नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने भी कंटेंट बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट है डाल रखा है। मैं तो कोई डिलीट करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि गरीब छात्र भी देखते हैं मेरा चैनल, उनके पास पैसे भी नहीं होते तो वो भी निकलना चाहते हैं। तो कट ऑफ भाई इससे आसपास रहेगी या बढ़ेगी, थोड़ा कठिन आ गया तो थोड़ी कम जाएगी, पर हमें टारगेट तो 110 सवाल करना ही पड़ेगा। तो मतलब वो कैसे तैयारी करें, कैसे मतलब चुनाव करें? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि मतलब आप थोड़ा सा निवेश करें इसमें, किताबों में, अच्छे किताबों में निवेश करें, अपने मेंटर्स में निवेश करें। क्योंकि जैसे ये JRF है तो आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो अभी 41,500 के समथिंग आपको JRF मिलता है 2 साल। और फिर आप जयपुर जैसे शहर में रहते हो तो लगभग 52,000 के करीब आपको, 53,000 के करीब आपको SRF मिलती है। तो 5 साल का 25 से 30 लाख तक का मतलब आपको सरकार है पढ़ने के लिए दे रही है। तो इतना सारा मतलब आपको वापस रिवॉर्ड मिल रहा है। हाँ। बाकी सारे कुछ भी नहीं है। 25-30 लाख का जो रिवॉर्ड है ये एक तरह का आपको मतलब, और दूसरा मेंटल सुकून दे रही है। हाँ। पहले आपने बात की थी कि मेरा RS प्री नहीं हुआ और एक बार मैं पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में भी आ गया था, क्योंकि निराशा में मतलब RS प्री भी नहीं हुआ और फिर ये भी नेट भी नहीं निकल पा रहा था। तो मनोस्थिति तो वैसी होती है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट को, भाई निराश नहीं होके मतलब कैसे इंक्रीज किया ये सब? मतलब इसमें सबसे पहले सर मैं कहना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद तैयारी के दौरान फील किया है, अपन को जब तक सिलेक्शन हो जाएगा तब तक ऐसा लगेगा कि हमारा नहीं होगा, हमारी तैयारी अधूरी। आप तैयारी करते जाइए और अंतिम रूप से आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। जी, मतलब तैयारी को सतत रखना है। और सिलेक्शन नहीं होता है तो मतलब लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इनसे मिला था, मैंने तो कांग्रेचुलेशंस पहले ही बोल दिया था। मैं कहा आपकी सफलता किसी भी मतलब भाई इधर का उधर भी हो जाए ना, कट ऑफ आपका सिलेक्शन तय है। मैं मिला था इससे पहले भी, तो ये कह रहे थे नहीं सर वो अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक मुझे मतलब ये सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा था आप सुकून मेरी तरफ से मानिए कि इतने अनुमान कभी भी मेरे कमज़ोर नहीं हुए हैं कि इतना मतलब 110 सवाल बहुत ही कठिन होता है। तो
बाकी और अपने जो भी स्टूडेंट है भूगोल के छात्रों को आप और क्या मैसेज देंगे कि भाई पढ़ाई अपनी किस प्रकार करें, भाई भूगोल विषय की वगैरह की कैसे पढ़ें, मतलब थोड़ा सा मतलब उन्हें लोग है ना एक ही जैसे आप कह रहे थे कि मैं तैयारी तो कर रहा था, किताबें भी पढ़ रहा था, हाँ। समय भी दे रहा था, तो मतलब उन्हें थोड़ा सा मतलब संदेश देना चाहें कोई भी। तो एक तो होता है कि एनटीए की लैंग्वेज होती है वो हिंदी मीडियम में बहुत हार्ड होती है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं रखना। जैसे ही आप जैसे सविंदर सिंह की आप किताब पढ़ोगे तो उसमें कोष्टक में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, तो वो ज़रूर याद रखें जिससे कि आपको वहाँ पेपर करने में आसानी होती है। और जैसे कि हिंदी में कभी कभार लैंग्वेज मुश्किल आ जाती है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका देख सकते हो और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते तो अभी दिसंबर में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है, मतलब उसका एग्ज़ाम भी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहुत ही यंग एज में, अभी 2024 में इन्होंने एमए किया है और आप मतलब लगातार इन्होंने नेट दिया, देखो एक बार निवास हुए लगातार दिया, नेट दिया, पहला दिया, दूसरा दिया, तो आप भी जब फाइनल ईयर में हैं तो लगातार नेट दीजिए और कोशिश करिए, यही आपकी उम्र है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी यंगेस्ट मतलब प्रोफेसर बनेंगे, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू सर। और आपका हम सम्मान करना चाहेंगे छोटा सा, वैसे आपका सम्मान करेंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बने और भूगोल विषय में थोड़ा सा अपने बच्चों में जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया, इनको आपने सुना, थैंक यू।